जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे श्रम निरीक्षक परीक्षा की तैयारी। इसमें हम देखेंगे कि अभी तक हमने जितने भी नियम कानून थे, अधिनियम थे, उन्हें सब पढ़ लिया है। लेकिन एक ऐसा है एक जो योजना के हैं या गारंटी के हैं, वास्तविक में ये जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, कोई योजना नहीं है। देखिए, योजना और अधिनियम में क्या अंतर रहता है। ये अधिनियम का मतलब ये संविधान में लिखा गया है ना। या इसके लिए सॉरी, अगर संविधान में नहीं लिखा गया है तो इस अधिनियम को लोकसभा द्वारा पारित किया गया है। इसका मतलब ये है कि अधिनियम अब कानून बन गया है। आपको हर स्थिति में कानून के लिखित पर आप उसका अमल करना पड़ेगा। जैसे इन केस यहाँ कहा गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसका अनुसार ये है कि ग्रामीणों को या जहाँ के लिए भी ये अधिनियम लाया गया है, वहाँ कार्य देना अनिवार्य हो गया है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, क्योंकि हम श्रम निरीक्षक पढ़ रहे हैं और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण जो रोजगार गारंटी है वो भी श्रम से संबंधित है, इसलिए आज हम इसका डिटेल में करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज एक ही दिन में खत्म हो जाए। मेनली ये जो हमारा टॉपिक है, हमारा एडीओ का टॉपिक है कि एडीओ में हम बहुत विस्तृत वार करेंगे। लेकिन यहाँ भी जितना हम एडीओ में पढ़ते हैं उतना यहाँ भी पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, है ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपको ऊपर ऊपर ही पूछा जाएगा यदि यहाँ से क्वेश्चन आता है तब स्थिति में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। सीधे इसका नाम पूछ सकता है कि ये इसका नाम क्या है, ऐसा करके तो क्या लिखेंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, अब इसकी कुछ पृष्ठभूमि देख लीजिए कि ये इसको लाया क्यों गया है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों के अकुशल कुशल आजीविका की सुरक्षा करना, मतलब जो देश में अकुशल हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं है, उनकी आजीविकाओं को सुरक्षित करना। मतलब ये ऐसा है कि यदि कोई कम पढ़ा लिखा, देखिए होता क्या है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या कोई प्राइवेट कंपनी हो या कोई दुकान हो, वहाँ लगभग पढ़े लिखे लोगों को ही काम पर लिया जाता है। लेकिन हमारा गवर्नमेंट क्या किया है कि अकुशल और कुशल, जो कम पढ़े लिखे हैं या जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे अभी नहीं पढ़े लिखे हैं, उनकी आजीविकाओं को सुरक्षा करना है। उनको किसी भी स्थिति में उनकी जो रोजगार है, उनकी आवक है, उसको बनाए रखने के लिए यह अधिनियम लाया गया है। और इस अधिनियम के अंतर्गत उनको 100 दिन की कार्य कराया जाएगा साल में। ठीक है, वर्ष में 100 दिन का कार्य उनको दिया जाएगा। अब याद रखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है कि ये जो 100 दिन का कार्य है वो प्रति परिवार है। प्रति परिवार कहने का अर्थात है, मैं मान लेता हूँ कि एक परिवार में हमारे पास 4 लोग हैं, है ना, 4 लोग हैं, तो इन चारों को मतलब इस परिवार को 100 दिन का काम दिया जाएगा, है ना। हो सकता है इस परिवार में चारों लोग काम करेंगे तो मात्र 25 दिन में इनका टारगेट खत्म हो जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट इनको काम देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, या हो सकता है कि इन परिवार से मात्र 2 लोग काम करें 50 दिन, या एक ही व्यक्ति 100 दिन काम कर ले। लेकिन होगा क्या कि एक परिवार को 100 दिन का कार्य देना है। ठीक है, एक परिवार को 100 दिन का कार्य देना रहता है। ये हमारा पृष्ठभूमि होगा। अब देखिए, इस योजना से पहले भी कुछ योजनाएं चल रही थी। ऐसा नहीं है कि इसके पहले जो श्रमिक थे या फिर जो मजदूर थे उनको कार्य नहीं दिया जा रहा था। तो इनके पहले क्या चलता था, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन नियोजन गारंटी कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना। इन सभी को मर्ज करके बना दिया गया है क्या चीज, महात्मा गांधी। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय ग्रामीण जो हम पढ़ रहे हैं ना, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन योजना, इसमें कार्य की गारंटी नहीं होती थी। इसको योजना कहा गया है ना। योजना वो होता है कि अगर सरकार चाहे तो योजना बना के कार्य दे सकती है या कुछ दिन देने के बाद उसको खत्म कर सकती है। जैसे अभी छत्तीसगढ़ में चल रहा है बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपया, ये योजना है, ये कोई अधिनियम नहीं है। ये कहीं भी शासन के द्वारा लिखित में नहीं है ना, ना ही इसको राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। इसलिए यह योजना है, सरकार के पास जब पैसा खत्म होगी या फिर सरकार जब नहीं देना चाहती है, जब चाहे तब बंद कर देगी। इसके लिए कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता। लेकिन जो अधिनियम होते हैं उनकी सुनवाई हो सकती है कोर्टों में, या फिर जो भी उनके लिए प्राधिकारी नियुक्त करे। अब उद्देश्य देखिए, उद्देश्य सेम हम जो पढ़ रहे हैं वही है। गरीबी रेखा से नीचे वयस्क
सदस्य को शारीरिक कार्य उपलब्ध कराना 100 दिन का। ठीक है। और यदि देखिए यदि अधिनियम है, इसका मतलब ये है यदि आपको कार्य नहीं देगा तो उसका भत्ता देगा गवर्नमेंट। ठीक है। यदि कार्य नहीं देता है तो उस स्थिति में जो अधिनियम के हिसाब से इनको भत्ता देना होगा। ठीक है। ये होगा हमारा पृष्ठभूमि। अब इसमें कुछ समझ लीजिए कि ये क्या चीज है। संसद में, ठीक है, संसद में 23/8/2005 को ये पास हो गया था संसद से। ठीक है। 23/8/2005 को ये संसद से पास हो गया था। और राष्ट्रपति उस समय क्यों थे, हमारे अब्दुल कलाम जी थे और हमारे पीएम थे मनमोहन सिंह जी। राष्ट्रपति हस्ताक्षर कब हुआ है? 5/9/2005 को। ठीक है। 5/9/2005 को माननीय अब्दुल कलाम राष्ट्रपति, जो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उनका हस्ताक्षर हो गया। याद रखिएगा जब भी कोई अधिनियम बनता है तो अंत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही वो नियम बनता है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है। अब हम आगे इसका पढ़ेंगे कि ये गजट में कब आया था। तो देखिए गजट में आया था हमारा 7/9/2005 को ये गजट में आ गया था। अब देखते हैं कि ये अधिनियम क्या है। तो इस अधिनियम की धारा 6 और सॉरी, इस अधिनियम में अध्याय 6 है, धारा 34 है और 2 अनुसूची है। ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में 6 अध्याय हैं, 34 धारा है और 2 अनुसूची है। अनुसूची क्या होता है हमने पहले भी जब पॉलिटी पढ़ा था उसमें बता दिए थे, फिर भी देख लिए। अनुसूची का अर्थ होता है ऐसी कोई बहुत सारी जैसे गांव का नाम लिखना है बहुत सारा है, या शहर का नाम लिखना है, या कुछ कंप्लीट गाइडलाइन देना है, एक लिस्ट बनाना है, उसके लिए अनुसूची तैयार किया जाता है। पंचायतों की इसमें क्या भूमिका रहेगी? तो देखिए नियोजन एवं क्रियान्वयन एजेंसी रहती है, जो पंचायत है वही इस कार्य को करवाती है। ठीक है। ग्राम सभा इसमें अनुमोदन करेगी। ठीक है। 50% पर। ठीक है। 50% काम के लिए ग्राम सभा का अनुमोदन अनिवार्य है। अब इसका हम देख लेते हैं वित्त पोषण, मतलब इसका पैसा कहाँ से आएगा। तो इसका जो पैसा होता है केंद्र देगा 90% और राज्य देता है 10%। मान लेते हैं यदि 100 रुपए का खर्च हो रहा है, उसमें 90 रुपये आपका केंद्र सरकार देगा और 10 रुपया राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है। अब जितना भी पैसा मिलेगा, मान ले हम जितना भी एक मोटा मोटा मान लेते हैं एक कैलकुलेशन के लिए, यदि 100 रुपये मिला तो उस 100 रुपये में से हम 60 रुपया मजदूरी भुगतान कर सकते हैं और 40 रुपये का सामग्री क्रय कर सकते हैं ना। यहाँ पे सामग्री थोड़ा गलत लिखा गया है। ठीक है। तो क्या हो गया इसका अनुपात, एक अनुपात पूछा जा सकता है कि 100 रुपये में हम 60 रुपये का मजदूरी भुगतान करेंगे और 40 रुपये का सामग्री व्यय होगा। ठीक है। प्रशासनिक व्यय भी होता है इसमें। प्रशासनिक मतलब जो कार्यालयीन व्यय है, और प्रशासनिक व्यय में सारे आपके जितने भी उसमें कर्मचारी रहेंगे उस योजना में, उस अधिनियम में, उसका वेतन भुगतान और अन्य कंटेंजेंसी जो पेपर कलम जो भी यूज होना है उसके लिए वित्तीय वर्ष प्रतिशत 6%। जितना भी वित्तीय वर्ष में पैसा सैंक्शन होगा, ठीक है, जितना भी वित्तीय वर्ष में पैसा सैंक्शन होगा उसका 6%, या ये कह सकते हैं मान लेते हैं वित्तीय वर्ष में पूरा 100 रुपये सैंक्शन हुआ, सबसे पहले यहाँ से हम 6 रुपये निकाल लेंगे। 6 रुपये निकालने के बाद हमारे पास कितना बच गया? 94। इसी का 60% आपको मजदूरी देना है और 40% का सामग्री खरीदना होता है। तो क्या कहा हमने? 6% आप मिनिमम निकाल सकते हो कार्यालयीन व्यय के लिए, उसी को हम प्रशासनिक व्यय भी कहते हैं। अब इसमें एक कहानी में ट्विस्ट है, ये देख लीजिए कि शासन ने तो हमको 100 दिन का कार्य दिया है ना, किसी एक परिवार को 100 दिन का कार्य किया है, लेकिन 2013-14 से जो छत्तीसगढ़ सरकार है 50 दिन की अतिरिक्त मजदूरी देती है प्रत्येक परिवार को, और इस 50 दिन में जितना भी काम कराया जाएगा प्रत्येक परिवार को उसका पूरा व्यय राज्य से दिया जाता है। इसके लिए केंद्र से कोई अलग पैसा नहीं आता। ठीक है। इसके लिए कोई केंद्र से पैसा नहीं आता। देखिए वन अधिकार पट्टा धारक को भारत अधिक, अब देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको। सबसे पहले सामान्य लोगों के लिए कितना दिया है सरकार ने? तो सामान्य के लिए दिया है 100 दिन का, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा ही जो वन पट्टा अधिकार धारक होते हैं भारत में, ठीक है, तो उनको क्या करेगी? 150 दिन का रोजी देगी। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, है ना। क्या कहा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में तो कितने दिन का? तो 100 दिन का और 50 दिन भारत सरकार। लेकिन यदि छत्तीसगढ़ में भी कहीं अगर वन अधिकार पट्टा धारक कोई है परिवार या फिर गांव, उसको 150 दिन का रोजी देगी कौन? केंद्र सरकार। ठीक है। और यदि उसमें 50 और मिला दिया जाए, इनकेस यदि हमारे
छत्तीसगढ़ में 150 दिन की रोजी मिलती है केंद्र सरकार के द्वारा, तो उसमें अगर 50 दिन का और मिला दिया जाए तो वन धारा को कितने दिन का मिल जाएगा? 200 दिनों का रोजी। ठीक है। अब देखिए प्रधानमंत्री व इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत, ठीक है, कभी भी हमारे गांव में जो प्रधानमंत्री है, इंदिरा आवास योजना है, इसके अंतर्गत घर बनते रहते हैं, तो उसके लिए मनरेगा में 90 से 75 दिन का, 90 से, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि 90 किसके लिए, 95 दिन की, 95 दिन किसके लिए लागू किया गया, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो 90 से 95 दिन का कार्य दिवस सृजित किया जाता है मनरेगा के द्वारा। अब इसको कैसे समझेंगे, ये देखिए, यदि कोई आप गांव में रहते हैं और आपके यहाँ आवास योजना स्वीकृत हो गई है ना, कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, इंदिरा आवास योजना, वैसे तो फिलहाल इंदिरा आवास नहीं चल रहा है, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है। यदि उस योजना के तहत, ठीक है, आपका घर बनना है, स्वीकृत हो गया है, उसमें क्या होगा, तो मनरेगा के तहत 90 दिन से लेकर 95 दिन की रोजी आपके घर में चलाई जाएगी। मतलब आपको मजदूर दिया जाएगा 90 से 95 दिन के लिए। ठीक है, उस घर में काम करने के लिए मजदूर दिया जाएगा। अब मैं इस बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री आवास योजना होता है तो खाता धारक, इनकेस जो घर का मालिक है, उनको ही पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है कि आप इतना पैसा रखिए और अपना घर बनाइए। साथ में 90 दिन का कार्य दिवस के लिए मजदूर भी प्रोवाइड किया जाता है। यदि आप मनरेगा के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो आप खुद अपने घर में भी 90 दिन का काम करेंगे और उसका पैसा मनरेगा आपको भुगतान करेगी। है ना डबल फायदा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चलते हैं धारा नंबर 1 प्रारंभिक। ठीक है, धारा नंबर 1 प्रारंभिक, तो किसी भी अधिनियम का धारा नंबर 1 प्रारंभिक हो रहा है, विवरण देखते हैं। तो सबसे पहले धारा नंबर 1 क्या है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन से ये गारंटी होना चाहिए, गारंटी अधिनियम 2005 कहलाएगा। ठीक है। अब इसमें एक ट्विस्ट वाला सवाल आता है कि महात्मा, पहले इसका नाम था नरेगा, नरेगा था, बाद में हुआ है मनरेगा। ठीक है, बाद में हुआ है मनरेगा, नरेगा से हुआ है बाद में मनरेगा। अब देखिए ये कब चेंज हुआ है, ये क्वेश्चन आपके पूछने लायक है और ये पूछा भी जाता है। तो मनरेगा कब हुआ है, तो 2/10/2009 से नरेगा के स्थान पर इसको मनरेगा कहा गया। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि नरेगा में महात्मा गांधी जी का नाम जो है ना, क्या जोड़ा गया, ये भी देख लीजिए, महात्मा गांधी जोड़ा गया है बस। मनरेगा पहले क्या था, नरेगा था ना, ये नरेगा था, अब उसको जोड़ दिया है महात्मा गांधी नरेगा। तो महात्मा गांधी शब्द जोड़ा गया है 2/10/2009 में। ठीक है, जब ये प्रारंभ हुआ था तो 200 जिलों में प्रारंभ हुआ था, पूरे भारत देश में 200 जिलों में प्रारंभ हुआ था। और पूरे भारत में कब विस्तार कर दिया गया, तो पूरे भारत में विस्तार हुआ है 2007। ठीक है, तो स्टार्टिंग कब हुई था, 2005 में। तो 2005 में पूरे भारत में 200 जिला में चल रहा था ये, लेकिन 6/6/2007 में पूरे भारत में विस्तार कर दिया गया। ठीक है, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब देखते हैं ये कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन बनने लायक है कि मनरेगा जो है किस जिले से या फिर किस राज्य से बना है, तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इसका शुभारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ में 2 फरवरी 2006 से लागू है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में 2005 से लागू नहीं है, क्योंकि 2005 में 200 जिलों को दिया गया था, बाद में बढ़ाया गया है। तो छत्तीसगढ़ में 2 फरवरी 2006 से लागू है, और पूरे छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हुआ था। उस समय बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जसपुर, कांकेर, कवर्धा, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव, सरगुजा, इस प्रकार से 11 जिलों में स्टार्ट हुआ था, है ना। जब मनरेगा स्टार्ट किया गया, जब अधिनियम बनाया गया, उस समय 200 जिलों में काम देना था। उसी समय 200 जिलों में हमारा छत्तीसगढ़ का 11 जिला भी शामिल था। ठीक है, अब देखिए 2007 से जांजगीर, 2007 में जांजगीर, कोरबा, रायपुर और महासमुंद में भी स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, कोरबा, जांजगीर और महासमुंद में पूरा स्टार्ट कर दिया गया। तो टोटल 130 जिला फिर शुरू किया गया इस समय, ये हो गया। 2007 में जांजगीर, कोरबा, रायपुर, महासमुंद में स्टार्ट किया गया इस कार्य को। अगली बार दुर्ग में लास्ट में स्टार्ट हुआ है 2008 में। ठीक है, 1/4/2008 में दुर्ग जिले में स्टार्ट हुआ है। देखिए यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है मुझे कि यहाँ पूरा देश 2008 लिखा हूँ और यहाँ पे 7 लिखा है ना। यदि ये कंफ्यूजन कहीं पे किसी के पास क्लियर हो तो मुझे बताइएगा। शायद मैं इसको मैं कहीं देख के लिखा हूँ अधिनियम से, थोड़ा इसमें मुझे डाउट जा रहा है, मैं बाद में आपको क्लेरिफाई कर दूंगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा,
इसके लिए आप फिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लास्ट छत्तीसगढ़ में कब स्टार्ट हुआ, तो 1/4/2008 से दुर्ग जिले में, और उसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ में ये फैल गया। अब देखते हैं अध्याय नंबर 2 क्या कहता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में नियोजन की गारंटी, इसका तो उद्देश्य है कि ग्रामीण जीवन में जो ग्रामीण श्रमिक हैं, जो गांव में जो रोजगार करते हैं, उनको कार्य दिया जाना है। ठीक है, तो धारा 3 कहता है गृहस्थियों को नियोजित नियोजन की गारंटी, मतलब गृहस्थियों को काम देने की गारंटी। ठीक है, तो ग्रामीणों को 100 दिन का रोजगार, मजदूरी दर क्या है अभी एक फिक्स मजदूरी दर पर, वर्तमान में मजदूरी दर है 221, सबसे पहले साथ 204, तो ये कितने की बढ़ोतरी हुई है, 17 रुपए की। क्वेश्चन में आने वाला क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं गारंटी देता है तो 16 दिन से, देखिए ये काम क्या कहा गया है कि आपको 100 दिन का काम देगा, है ना ये, लेकिन जैसे ही, और इसका जो 100 दिन का काम देगा मजदूरी दर पर, और इसकी भुगतान जो है साप्ताहिक होती है, इसकी जो भुगतान है साप्ताहिक होती है, और अधिकतम 15 दिन, अधिकतम 15 दिन। अगर इससे ऊपर हुआ तो आप 16वें दिन से आप क्लेम करेंगे, आपको 0.05% अधिक भुगतान किया जाएगा, मतलब हर्जाना मिलेगा आपको। 100 दिन, एक हफ्ता काम किए, अगले दिन पैसा नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है, 10वें दिन नहीं मिला, 11वें दिन नहीं मिला, 15वें दिन भी नहीं मिला, अगर 15वें दिन भी अगर भुगतान नहीं होता है तो 16वें दिन से 0.05% अधिक की राशि हर्जाना सहित भुगतान किया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 जैसी अधिनियम बनाया, तो छत्तीसगढ़ में भी कुछ अपना अधिनियम बना दिया गया। ये कहलाता है छत्तीसगढ़ महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, सेम वही है, छत्तीसगढ़ को सामने नाम जोड़ दिया गया। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के नियम को हम आगे पढ़ते हैं। तो रोजगार की पात्रता क्या होगी, एक परिवार को 100 दिन की भत्ता, सॉरी कार्य, ये हमने पहले बता दिया था आपको। आगे है कि ये काम आपको मिलेगा कैसे, और 100 दिन का काम किसको देना है, कैसे प्राप्त होगा, और कैसे आप आवेदन करेंगे। तो देखिए ये आपके ग्रामीण स्तर से स्टार्ट होगा, ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। यदि कोई मनरेगा के तहत काम करना चाहता है, लाभ उठाना चाहता है, उसके लिए वो संबंधित ग्राम पंचायत का निवासी हो। ये शहरों में लागू नहीं है, नगरीय निगम में लागू नहीं है, ये केवल पंचायतों में लागू है। और पंचायतों में कहाँ, ग्रामीण स्तर पर। ठीक है, पंचायतों में कहाँ लागू है, तो ये ग्रामीण स्तर पर लागू है। ठीक है, तो क्या है, ये ग्रामीण स्तर पर लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति एक ग्रामीण है, 18 वर्ष पूर्ण कर लिया है, तब उसको क्या करना होगा कि ग्राम पंचायत में अपना पंजीयन कराना होगा। ठीक है, ग्राम पंचायत के माध्यम से पंजीयन कराना होगा इस अधिनियम में। इसके लिए जैसे ही पंजीयन होगा तो आपको एक रोजगार कार्ड दिया जाएगा, जिसको इंग्लिश में जॉब कार्ड भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको जॉब कार्ड भी कहते हैं। जॉब कार्ड में पूरी एंट्री होती है कि एक साल में जॉब कार्ड क्या होती है, तो ये परिवार का कार्ड होता है, इतना बड़ा, है ना। इसमें परिवार के मुखिया, उसके कितने बच्चे हैं और कौन कौन है ना। इसमें वयस्क अवयस्क जितने हैं वो सबका नाम होता है, या फिर जो काम करने वाले हैं परिवार में, काम करने वाले हैं। इसके याद रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति है, यदि कोई परिवार का व्यक्ति है, उनके परिवार का जॉब कार्ड बना है, और यदि एक कोई सदस्य छूट जाता है, तब की स्थिति में उस छूटे हुए सदस्य को रोजगार नहीं दिया जाएगा जब तक उस कार्ड में उसका नाम नहीं जुड़ जाता। वैसे जुड़ना और हटाना बहुत नॉमिनल बात है, कभी भी आप रोजगार कार्ड में नाम जुड़वा सकते हैं। जैसी उम्र होगा राशन बोलता हूँ, जॉब कार्ड में नाम जुड़वा सकते हैं। तो कार्य उसी को मिलेगा जिनका नाम रोजगार कार्ड में रजिस्टर्ड होगा, अंकित होगा। ठीक है, तो ये करना है। अब इसमें भी पात्रता किसको दिया गया है, तो 1/3 महिला को रोजगार देना अनिवार्य है ना। पुरुषों को देना ही है, लेकिन टोटल कार्य देना है। जैसे एक ग्राम, जैसे टोटल काम है ग्राम पंचायत में 1/3 काम है, सॉरी 100 काम है ग्राम पंचायत में, 100 काम है ग्राम पंचायत में करने के लिए एक वित्तीय वर्ष में, उसमें से 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। तो 100 में से 1/3 कितना हो गया, 33। तो 33 काम महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। 33 से ज्यादा कार्यों में महिलाओं की भागीदारी हो सकती है, लेकिन उससे कम नहीं होगा, ये इसका कहना है। ठीक है, और यदि आवेदक अपंग है तो उसको उसकी क्षमता अनुसार कार्य दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ रोजगार परिषद, अब एक परिषद होता है जो इस पर पूरा कंट्रोलिंग पावर लगता है कि कहीं दिक्कत ना हो। इसके लिए अध्यक्ष होते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, उपाध्यक्ष होते हैं पंचायत के मंत्री, और 12 पदेन सदस्य होते हैं।
ठीक है। 12 पदेन सदस्य होते हैं। सचिव, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, इसका सचिव कौन होगा? तो अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास होगा। नामांकित 6 सदस्य अशासकीय होंगे और 2 महिला हो सकता है। ठीक है। नामांकित सदस्य 6 जो अशासकीय होंगे, जो शासन के नहीं होंगे, शासन से कोई लेन देन नहीं होगा, वो शासकीय कर्मचारी नहीं होंगे, और 2 महिला होगा। ठीक है। और 2 महिला, जो 12 पदेन सदस्य है, उस 12 पदेन सदस्य के साथ 6 अशासकीय होगा जो नामांकित होगा, बाकी 2 उसमें महिला भी देना है। तो कौन कौन से होगा? एक हमारे अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, 12 सदस्य हो गए पदेन। ठीक है। इसका हमने चार्ट नहीं बनाया कि कौन होगा, और हमारे क्वेश्चन में आना भी नहीं है, केवल इसको याद रखिएगा। तो 1 2 और ये 12 यहाँ से हो गया 14, और 2 हो गया महिला, 14 2 16, और 16 और 6 22 लगभग रहेंगे। और कोई और इसके बाद राज्य शासन को मनरेगा, तो ये लोग सलाह देंगे। ठीक है। इनका काम क्या होगा? तो ये राज्य सरकार को मनरेगा में कैसे सुधार लाना है, कैसे कार्य कराना है, कैसे क्या है, ये सब के लिए वो सलाह देगी। ठीक है। कार्य का संचालन कैसे होगा? तो नोडल अधिकारी होगा पंचायत एवं ग्रामीण विकास। ठीक है। नोडल विभाग कौन होगा? तो पंचायत एवं ग्रामीण विभाग इसका उत्तरदायी होगा। इसके लिए एक आयुक्त की नियुक्त किया जाएगा। ठीक है। एक आयुक्त होगा रोजगार गारंटी राज्य स्तर पर, जो उत्तरदायी होगा पूरे राज्य के लिए, है ना। एक आयुक्त होगा जो पूरे राज्य में मनरेगा कहाँ चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, कैसे हालत, ये सब के लिए एक आयुक्त होगा। और जिला स्तर पर इसके समन्वय के लिए होगा कलेक्टर। जिला स्तर के लिए कार्यक्रम समन्वयक होगा कलेक्टर। ठीक है। जिला कार्यक्रम समन्वयक होगा कलेक्टर, जो जिले में मनरेगा के कार्य को देखेगा। आगे चलते हैं। अब इसके लिए रोजगार सहायक उसी पंचायत का होना चाहिए। एक ऐसा नियम है कि आपको पता होगा कि रोजगार सहायक की भर्ती होती है, वो उसी पंचायत का हो जहां उसकी नियुक्ति की गई है, इसलिए इसमें बाध्यता है। ठीक है। अब देखिए परिवार का जॉब कार्ड बनता कैसे। अभी हम पिछले बात किए थे कि जॉब कार्ड के बारे में। पंजीकृत परिवारों को रोजगार कार्ड पंचायत द्वारा जारी किया जाएगा। ठीक है। अभी हमने बताया कि पंचायत में आवेदन लगाना होगा। और ये जो जॉब कार्ड है, मैंने बताया ना, इतना बड़ा एक कार्ड होगा जिसमें पूरे मुखिया मुखिया का नाम होगा। ये 5 साल तक के लिए वैध होता है। 5 साल तक के लिए, जिस दिन से बनेगा उस दिन से 5 साल तक के लिए वैध होगा। और जैसे खत्म होगा तो 1 महीने पूर्व आपको आवेदन लगाना है, और खत्म होने से पहले ही आपको नया ला के दे दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आपको संबंधित ग्राम पंचायत के अध्यक्ष या फिर सरपंच, है ना, हमारे छत्तीसगढ़ में इसको सरपंच कहते हैं, और बहुत अलग स्टेट में मुखिया, अध्यक्ष, बहुत सारा इसी का नाम है। ठीक है। तो आप किसी भी समस्या होने पर पंचायत में जाकर सरपंच से सलाह ले सकते हैं, या फिर इनको लिखित में आवेदन दे सकते हैं। कम से कम 10 लोगों को अलग अलग। अब देखिए काम कैसे स्टार्ट होगा। ठीक है। अब मान लेते हैं कि सभी ग्राम पंचायत, तो जितने भी निवासी, सबके पास रोजगार कार्ड बन गया। अब कितने लोगों के मांग पर कार्य दिया जाएगा? मान लेते हैं अभी कोई कार्य सैंक्शन नहीं हुआ है और लोग काम करने को इच्छुक है, तो कम से कम 10 लोग यदि अलग अलग परिवार के, याद रखिएगा 10 लोग एक ही परिवार के नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो 10 लोग अलग अलग परिवार के यदि ग्राम पंचायत में मांग करते हैं कि हमको कार्य देना है या फिर हमको कार्य की आवश्यकता है, तब उनको कार्य दिया जाएगा। 10 से कम लोग होंगे तो कार्य स्टार्ट नहीं किया जाएगा, है ना। इसमें बहुत सारी समस्याएं रहती है, वित्तीय है, इसलिए प्रत्येक एक के लिए कार्य स्टार्ट कराना संभव ही नहीं है सबके लिए, ये प्रैक्टिकली सही नहीं है। इसलिए एक लिमिट लगा दिया गया है कि कम से कम 10 लोग की मांग पर हम कार्य शुरू कर सकते हैं। ये लेकिन मनरेगा आजकल ऐसा चलता है कि बिना मांगे आपको काम दे रहा है। लोग पलायन छोड़ के भाग रहे हैं, फिर भी मनरेगा काम दे रहा है। और इसका रीजन ये है कि अभी 221 रुपये दे रहा है एक दिन का। ठीक है। और वो भी 100 दिन देंगे, और भी प्रत्येक व्यक्ति को नहीं मिलना है, परिवार को मिलना है। लोग बाहर जाते हैं, और बाहर वो लोग कम से कम 400 से 500 कमाते हैं प्रत्येक व्यक्ति परिवार के, इसलिए लोग पलायन करके बाहर जा रहे हैं। और कुछ कारण नहीं है, क्योंकि यहाँ कम पैसा दिया जा रहा है और कम लोगों को दिया जा रहा है, इसलिए। ठीक है। अब चलते हैं काम करने वाला मजदूर, ग्राम सभा सदस्य, पंचायत राज। ये काम करने वाला मजदूर, ग्राम सभा सदस्य, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार, सिविल सोसाइटी आदि स्टॉक होल्डर होता है। ठीक है। काम करने वाला मजदूर, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत, राज्य सरकार, सिविल सोसाइटी अधिकारी, कर्मचारी इसका स्टॉक होल्डर होता है। यदि इसमें कोई मजदूर है, ग्राम सभा के हैं और पंचायत के हैं या राज्य सरकार है, तो वो भी इसके स्टॉक होल्डर कहलाएंगे। ठीक है। आवेदक को निवास स्थान के, जैसे कोई गांव है तो आपको अधिकतम उस गांव के मिनिमम 5 किलोमीटर के रेंज पर, है ना, एक 5 किलोमीटर का रेंज कहने का मतलब है जैसे ये गांव है
तो यहाँ से 5 किलोमीटर की परिधि पर आपको कार्य दिया जाएगा। इससे बाहर अगर कार्य दिया जाता है 5 किलोमीटर से ऊपर में, तो मजदूरी का 10% अधिक भुगतान होगा। मान लेते हैं ये तो 221 रुपये है, जैसे 221 का 10% कितना हो जाएगा, 221 का 10% निकाल लीजिए, है ना, मतलब 10 20, वही आपका 20-21 रुपये अधिकतम प्रदान किया जाएगा बाद में। ठीक है, यदि 10 किलोमीटर से बाहर जाएगा, एक मिनिमम भी मान लेते हैं कि 200 किसी की 200 रुपये प्रतिदिन का राशि है, यदि 10 किलोमीटर से ऊपर दिया जाएगा तो इस राशि का 10% हो जाएगा 20 रुपया। इन शॉर्ट ये कहा जाए तो 220 रुपये आपको वेतन दिया जाएगा। कब? जब 5 किलोमीटर के अधिक की रेंज में भुगतान आपको कार्य दिया जाएगा, तब की स्थिति में जॉब कार्ड निरस्त भी हो जाएगा। कब? स्थायी रूप से होगा, स्थायी रूप से यदि आप कोई दूसरे गांव में जाकर बस गए, पलायन कर गए, यदि बाद में पता चलता है कि आप फर्जी थे, तब भी जॉब कार्ड को निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण ये है, आपको पूर्व पूछ सकता है कि ग्राम पंचायत को नगरीय क्षेत्र अगर बना दिया गया है, तब की स्थिति में भी, ठीक है, आपका जॉब कार्ड कैंसिल हो जाएगा। अब योजना अंतर्गत क्या क्या कार्य दिया जा सकता है, तो जल संरक्षण, बांध, चेक डैम, भूमिगत नहर, झरना, वनारोपण, वृक्षारोपण, सिंचाई, नहरें, तालाब खुदवाना, बांध बनवाना, गांव में पुलिया, सड़क, राजीव गांधी सेवा शौचालय, या फिर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो काम कराए जाते हैं, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जो भवन निर्माण हो रहा है, घर बन रहा है, इन सब में कार्य दिया जा सकता है। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन है। कार्य क्या होगा, तो कुल कार्य का 50% ग्राम पंचायत और 50% एजेंसी करेगी। ठीक है, 50% का काम कौन करेगा, ग्राम पंचायत, और 50% कार्य जो है एजेंसी स्वीकृत करती है। ठेकेदार प्रथा या मशीन से काम नहीं होगा। याद रखिएगा, यदि कोई बोले कि तालाब खनवाना है तो वहां से कोई मशीन लगा लिया जाए, जेसीबी हो गया या जो भी खनन मशीन होगा, उसको लगाने के बाद पैसा आप अपने बांस लें, ऐसे नहीं होगा, है ना। तो इन सब में ठेकेदारी प्रथा या फिर मशीनों को वर्जित किया गया है। ठीक है, अब कार्यस्थल पर आपको कुछ सुविधाएं मिलती है। कार्यस्थल पर सुविधा और क्षतिपूर्ति मिलते हैं। कार्यस्थल पर आपको शुद्ध पेयजल मिलेगा पीने के लिए, छांव बनेगा जहां आप खाना खा सको, आराम कर सको, शेड होगा। ठीक है, इस प्रकार से वहाँ शेड बनाए जाएंगे। और देखिए, यदि छोटा मोटा बच्चा है, शिशु है, यदि किसी भी श्रमिक का 6 वर्ष से बच्चे हैं, गृह से 6 वर्ष और 6 माह होना चाहिए, है ना, 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, तो उनको वहाँ रखने की, मतलब उनको वहाँ क्या बोला जाए, उनको वहाँ खेलने के लिए या फिर उनकी देखभाल के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। ये हो गया हमारा सुविधा। अब क्षतिपूर्ति देखिए, यदि कोई मजदूर करते करते, मतलब कार्यस्थल पर, ऐसा नहीं कि आप घर से काम करने जा रहे हैं, तालाब में खनाई चल रही है, गोदी चल रही है, और रास्ते में ही आपको कुछ अपंगता हो जाती है या कुछ आपके साथ दुर्घटनाएं हो जाती है, इस स्थिति में आप क्लेम नहीं कर पाओगे, मतलब आपका क्लेम पास नहीं हो पाएगा। तो काम करने के दौरान जिस स्थल पर आप काम कर रहे हैं, जहां आप काम करने के लिए प्रेजेंट हो गए और काम स्टार्ट हो गया, उस स्थिति में यदि कोई मृत्यु हो जाता है, स्थायी अपंगता हो जाती है, तो 25,000 का राशि संबंधित को गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। यदि किसी प्रकार का चोट लग जाती है, क्योंकि वहां तो कुदाल, हाथ, फावड़ा लेके जाना रहता है, इसको हम बोलते हैं रापा, है ना, और खनने के लिए भी कुछ रहता है। उन सब में यदि लोहे से, यदि आपको लोहे हो या कोई भी दिक्कत हो, यदि चोट लग जाती है कार्य के दौरान, तब की स्थिति में आपको निःशुल्क इलाज कराया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। और वैसे ये कोई आपका नया नियम नहीं है, क्योंकि ये लोग वैसे भी क्या करेंगे, चोट लगने पर सीधा ले जाएंगे आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और वहां तो वैसे भी सबके लिए फ्री इलाज चलता है। ठीक है, तो ये कोई हमारे लिए भारी बात नहीं है। मेनली हमारा ये है 25,000 रुपये। अब देखिए, इसमें कुछ सुविधाएं और दी जाती है गर्भवती महिला को। तो गर्भवती महिला को 12 माह में 50 दिन अगर वो कार्य की है, ठीक है, यदि कोई गर्भवती महिला है, यदि 1 साल में वो 50 दिन वहां कार्य की है, उस स्थिति में उसको 1 माह का मजदूरी दिया जाए। ठीक है, यदि कोई गर्भवती महिला है, 1 साल के कार्य में मिनिमम यदि वो 50 दिन भी कार्य की है, 50 दिन उपस्थित रही है मनरेगा के अंतर्गत कार्य में, तो उसे 1 माह का सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, दर तो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि 221 रुपये हो गया, पहले 204 था। कितनी की बढ़त हुई है, 17 रुपये की। ये पैसा आपको या तो सीधे मिल सकते हैं कैश, डाकघर,
या फिर आपके किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कार्य निर्माण कौन करता है? तो 5 साल के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्य निर्माण या फिर कार्य योजना बनाता है। गुणवत्ता निगरानी कौन रखता है? तो क्रियान्वयन एवं निरीक्षण का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा किया जाता है ना। इसको इतना पढ़ना आपको इतना अनिवार्य नहीं है, जो अनिवार्य उसको हम पढ़ लेते हैं, बाकी जब एडीओ क्लास करेंगे उसमें इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। यहाँ उतना नहीं पूछा जाएगा। देख ले परामर्शा ऑडिट कैसे होता है। समस्त कार्यों की भौतिक और वित्तीय अंकेक्षण, अंकेक्षण का मतलब होता है ऑडिट ना। ऑडिट मतलब देख रेख, यदि जो काम हुआ है कि नहीं हुआ है, पैसे सही जगह उपयोग हुआ नहीं हुआ है। हो सकता है किसी सरपंच ने तालाब ही नहीं खुदवाया और पूरा पैसा खा गया। कई बार ऐसा होता है कि यदि आप एक बार तालाब खुदवा दिए उस गांव में, तो आने वाले 5 साल तक आप उसी तालाब में दोबारा काम नहीं करा सकते। ये सब जो वित्तीय रूल है ना, जो प्रशासनिक रूल है, इन सब की जांच को हम अंकेक्षण बोलते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है ऑडिट। तो इसका काम कौन करता है? तो राज्य स्तर पर सीए द्वारा किया जाता है, स्थानीय स्तर पर अंकेक्षक होता है, महालेखा द्वारा किया जा सकता है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा भी किया जाता है, और सामाजिक अंकेक्षण। और सामाजिक अंकेक्षण समाज के लोग, जो उस गांव के लोग हैं, वही लोग जाके चेक करेंगे कि वास्तविक में हमारे ग्राम पंचायत में जो सरपंच महोदय बता रहे हैं कितना पैसा आया था, इतना पैसा चला गया, काम हुआ है कि नहीं हुआ है, नियम से किसी को पैसा मिला है कि नहीं मिला है, ये सब सामाजिक अंकेक्षण करने का काम है ग्राम सभा का। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। मैं सभी लिख दिए, ग्राम सभा है ना। वैसे एक सामाजिक अंकेक्षण करके एक अलग चैप्टर है, उसको हम जब वीडियो क्लास करेंगे तब कंप्लीट करेंगे, इसमें उसको आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, अब इसमें कुछ कुछ और दिया गया है, तो क्या है? तो नियोजन गारंटी स्कीम और बेरोजगारी भत्ता। इसमें बेरोजगारी भत्ता भी दिया गया है, ठीक है। जब ये संसद से नियम बना था तो इसमें बस ये लिखा है कि ग्रामीणों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उसके लिए अब कैसा स्वरूप होगा, क्या होगा, उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नियम बनाया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी बेरोजगारी भत्ता अधिनियम 2013। देखिए, वैसे आप जो नए व्यूअर होंगे उनको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, अधिनियम में ना सब कुछ बातें स्पष्ट नहीं लिखी जाती है ना। कुछ बातें ऐसे सांकेतिक रूप में लिखा जाता है कि इनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अब वो कैसे दिया जाएगा, है ना, उसके क्या मापदंड होंगे, कितना दिया जाएगा, ये राज्य सरकार तय करती है। तो राज्य सरकार लिखित में तय करती है, और लिखित में तय करती है उसी को हम बोलते हैं नियम, ठीक है। जैसे हमारा 73वां संविधान संशोधन के लिए एक मोटा सा बुक लिखा गया है पंचायत के लिए, जबकि संविधान में केवल 10 से 12 लाइन में 73वें संविधान संशोधन को खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तो ये होता है उप अधिनियम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुसार हमको भत्ता मिलेगा 2013 के, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं कि अधिनियम क्या होता है। पात्रता क्या होगा? तो आवेदन के 15 दिन तक इसकी प्राप्त नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता का मतलब ये है कि यदि कोई श्रमिक काम करना चाहता है, जिसके पास रोजगार गारंटी कार्ड है, जॉब कार्ड है, पंचायत में आवेदन लगाया कि हमको काम चाहिए, 15 दिन तक यदि उसको काम नहीं मिलता है, ठीक है, तब उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अब देखिए, आवेदन प्रस्तुत करने का कैसा नियम होगा या फिर किस प्रकार से आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। नियत तिथि से 30 दिन के भीतर में पंचायत, ठीक है, यदि वो आवेदन प्राप्त होने के बाद क्या होगा, ये उसकी स्थिति है ना। नियत तिथि से 30 दिन के भीतर पंचायत कार्यक्रम अधिकारी को अलग अलग कार्य हेतु रोजगार मांग पावती कार्यस्थल पर उपस्थिति आदि का प्रमाण नहीं दे तो आवेदन निरस्त हो जाएगा। चलिए, जैसे यदि किसी व्यक्ति ने आवेदन लगाया कि मुझे कार्य करना है, ठीक है, यदि किसी व्यक्ति ने आवेदन लगाया कि मुझे कार्य करना है सरपंच के यहाँ, है ना, क्या करेगा वो? आवेदन लगा किसके पास? सरपंच के पास लगाएगा। अब ये सरपंच क्या करेगा कि मान लेते हैं इनको 15 दिन तक काम नहीं मिला, तब ये क्या करेंगे, ये अपना बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन लगाएंगे। अभी इस आवेदन की जांच होगी कि वास्तविक में आदमी सच बोल रहा है कि नहीं हो रहा है, तब वो संबंधित अधिकारी उस गांव में जाकर उसके जो मस्टर रोल है ना, जो उस वित्तीय वर्ष यदि कुछ काम रहा होगा, उस समय कुछ काम हुआ होगा, तो उसका मस्टर रोल जांच करेगा कि वास्तविक में क्या उस समय काम चल रहा था। और यदि काम चल रहा था तो वो आदमी जो है काम मांगा और आया नहीं। कई कई ऐसा होता है, जैसे ये व्यक्ति है, ये काम मांगा कि मुझे काम चाहिए, और अचानक कहीं अपने गाँव चला गया शादी ब्याह में, आता है 15 दिन बाद बोलता है मुझे काम दिया नहीं है, तो ये तो गलत है ना। आप तो काम मांग के चले गए, आप कार्यस्थल पर पहुंचे ही नहीं, ठीक है, कार्यस्थल पर पहुंचे ही नहीं। इस प्रकार यदि कोई बातें आती है तो आपके आवेदन को फाड़ के फेंक दिया जाएगा, उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट ये कहा जाए, यदि आप कार्य मांगे हैं, है ना, आपने आवेदन किया कि मुझे काम
मुझे काम की आवश्यकता है, तो आपको एक पावती रखनी होगी जो ग्राम पंचायत आपको सील लगा के देगा। कार्यस्थल पर आपको उपस्थिति होनी चाहिए। यदि कहीं कार्य हो रहा है, यदि कार्यस्थल पर आपने उपस्थित नहीं हुए, है ना, काम मांगने के बाद आपको काम को आपके लिए अलॉट कर दिया गया कि आपको कल से काम पर आना है, परसों से आना है, जब भी एक फिक्स टाइम होगा, यदि उस टाइम में आप काम कार्यस्थल पर नहीं पहुंचते हैं और इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है, तो आपके आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं, यदि यदि वो सही पाया गया है ना, वो कार्यस्थल पे भी पहुंचा था, काम नहीं मिला, तब की स्थिति में क्या होगा आप ये देखिए। आवेदन पर निर्णय जनपद पंचायत के कार्यक्रम अधिकारी लेते हैं, 10 दिन के भीतर लेगा, है ना। जैसे ही आवेदन मिलेगा तो जांच वाँच करेगा पूरा 10 दिन में कि वास्तविक में गलती किसकी थी, सरपंच का था या फिर किसी अन्य व्यक्ति का था, है ना। यदि सही पाया जाता है कि वास्तविक में इस व्यक्ति को काम नहीं मिला है, तब क्या करेगा, तो पहले 30 दिन के लिए 25% उसको राशि भुगतान की जाएगी। ठीक है, पहले 30 दिन हेतु उसको पूरे 30 दिन का, जैसे कोई व्यक्ति है काम मांग के चला गया और उसको काम नहीं मिला 30 दिन तक, तो उस 30 दिन तक यदि उसको काम नहीं मिलता है तो 30 दिन में जितना पैसा भुगतान होना था उसका 25% मात्र भुगतान होगा। उसके बाद भी यदि काम नहीं मिलता तो 50% प्रतिदिन के हिसाब से उनको पैसा देना शुरू करेगा। ठीक है, और याद रखिएगा आपका जो अधिकतम भत्ता होगा या तो वो 100 दिन की रोजी होना चाहिए। मान लेते हैं ये व्यक्ति एक भी दिन उस गांव में काम नहीं किया है उस वित्तीय वर्ष में, तो पूरे 100 दिन का जितना पैसा होता है उतना ही इनको भुगतान किया जाएगा यदि काम नहीं देता है तब। और हो सकता है इन्होंने 50 दिन काम किया है, उसके बाद फिर काम इनको नहीं मिला, तो जो शेष 50 दिन की जो वैल्यू होता है मजदूरी, उतना ही इनको भुगतान किया जाएगा। इन शॉर्ट ये कहा जाए कि किसी भी व्यक्ति को 50 दिन से ज्यादा की वैल्यू का पैसा का भुगतान नहीं होगा। ठीक है, भुगतान करने का तरीका वही होगा जो सैलरी देते हैं, उसके खाते में जाएगा, ट्रांसफर होगा या फिर उनको बाय हैंड भी दिया जा सकता है। देखिए, अगर भत्ता भुगतान नहीं हो तो तब क्या होगा, यदि भत्ता भुगतान नहीं, यदि तब, ठीक है, कभी कभी ना आपको भत्ता भुगतान नहीं होगा, कब, ठीक है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति काम करने के लिए मांग किया और उसको काम नहीं मिला, लेकिन आपको जांच करना होगा कि काम आखिर उसको क्यों नहीं दिया गया है। हो सकता है कि कोई विषम परिस्थिति आ जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, बाढ़, सूखा, है ना, चक्रवात, जो भी है, इस स्थिति में तो किसी को भी काम दिया जाना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति बन जाने पर उनको भुगतान नहीं होगा, है ना। 15 दिन के भीतर वो आवेदक कार्यस्थल पर ना हो तब भी हम उसको भुगतान नहीं करेंगे। पहला क्या कारण था कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गया, विषम परिस्थिति आ गई, दंगा हो गया, ऐसा कोई पता चल जाता है, तब उसको भत्ता देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, यदि वो 15 दिन के भीतर यदि कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होता है तब भी उनको भत्ता नहीं दिया जाएगा। या बिना अनुमति के 1 सप्ताह से अधिक यदि वो छुट्टी ले लेता है ना, ग्राम पंचायत या फिर जो भी उस काम को देख रहे हैं उनसे बिना अनुमति लिए, है ना, यदि बीच में काम कर रहा था फिर चला गया, बिना अनुमति के 1 सप्ताह के लिए बाहर हो गया, उसके बाद फिर काम आके मांग रहा है, ठीक है, तब की स्थिति में उनको भत्ता नहीं दिया जाएगा, है ना, लेकिन काम दिया जाएगा। ठीक है, वो जितने दिन तक वो नहीं था उसका तो भत्ता नहीं देंगे, लेकिन बाद में अगर आता है तो उसको काम जरूर दिया जाएगा। उसी दौरान परिवार में कोई मनरेगा में कार्य हो। चलिए, अब ये आपका जानने लायक बात है। मान लेते हैं जॉब कार्ड में 5 लोगों का नाम है, ठीक है, जॉब कार्ड में 5 लोगों का नाम है और उसमें से जो 3-4 लोग काम कर रहे हैं, ये ए और ये बी। ए उस समय काम कर रहा था और बी ने आपको क्या मांगा है, काम मांगा है, ठीक है, तो बी को तो काम देना ही देना है। लेकिन यदि उनको बी को इनकेस किन्हीं कारणों से 15 दिन तक काम नहीं मिल पाता है तो ये बेरोजगारी भत्ता के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसके घर का कोई ना कोई तो सदस्य मनरेगा में कार्य कर ही रहा है, इसलिए उनको बेरोजगारी भत्ता की पात्रता नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं आज वीडियो कितना लंबा चला गया। वीडियो लगभग बहुत लंबा हो गया है, हम इसको यही अंत करेंगे। इसका एक और टॉपिक बनाएंगे, इसका नेक्स्ट वीडियो, उसके बाद ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसमें फिर एक टॉपिक बच जाएगा कि श्रमिकों का इतिहास क्या था। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।